नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा के लिए कल मतदान होंगे। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर कल मतदान किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कल मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा अधिक जो मतदाता है वो वोट देंगे। और बताते चले कि मतदान के लिए बनाए गए हैं 20,632 पोलिंग बूथ। विधानसभा चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए। हरियाणा पुलिस होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा की कमान। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी फिर से वापसी की कोशिश में है, तो कांग्रेस भी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अपना दम लगाती हुई नजर आ रही। साथ ही बताते चले कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश हरियाणा में करती हुई नजर आ रही, पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। बीजेपी यानी कि 2 बार से सत्ता में बनी बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती है, या फिर कांग्रेस 2 बार से सत्ता से दूर एक बार फिर यहां पर सरकार बनाती है। किसके हाथ जीत लगेगी वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रचार कल शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है। अब आपको बताते चले कि कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से देखिए कि मतदान होना है। प्रदीप, अगर बात करें सबसे पहले यहां पर तैयारियों को लेकर, तो किस तरह से देखने को मिल रही, क्योंकि कल मतदान होना, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और कल शाम प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ उतर रही, क्योंकि 2 बार से सत्ता में रही बीजेपी अब हैट्रिक के लिए तैयार है और 2 बार से सत्ता से दूर कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है। और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी अपना जोर लगाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा का चुनावी मुकाबला काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल वोटिंग का दिन बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है उसके लिए उन्होंने चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों की तैनाती, और शाम को जो दिल्ली से सटी हुई या हरियाणा से सटी हुई सीमाएं हैं जो हरियाणा को जोड़ती हैं वो सील कर दी जाएंगी। यानी जो अनधिकृत प्रवेश है गाड़ियों का वो नहीं होगा। इसके अलावा संवेदनशील बूथों पर विशेष तैनाती की गई है। जो जानकारी यहाँ पर मिली है, चुनाव आयोग ने 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारियां की हैं। इसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके अलावा राज्य में कुल 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनावी मैदान में 1,031 कुल उम्मीदवार हैं, जिनमें 101 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा चुनाव में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं। इनमें 8,821 मतदाताओं की उम्र 100 साल से अधिक है। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है कि हरियाणा में जो एक शुद्ध खान पान का राज्य माना जाता है, वहां पर जो उम्र का ये जो उम्र दराज जो मतदाता है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम से ही 6 बजे से जो राज्य की सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी व्यापक तैयारियां चुनाव को लेकर की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से। तो एक बड़ा मुकाबला कल देखने को मिलेगा, जब जिस तरीके से लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की जद्दोजहद बीजेपी कर रही है, नायाब सैनी मुख्यमंत्री फेस बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस पूरे चुनावी लड़ाई में एक पूरा दमखम ठोका गया है। राहुल गांधी लगातार विजय संकल्प रैली के जरिए राज्य में बने रहे हैं। अगर पिछले 3-4 दिन का चुनावी कैंपेन देखें, कल भी वो हरियाणा में चुनावी कैंपेन कर रहे थे। और कल एक दिलचस्प संयोग भी देखने को मिला महेंद्रगढ़ में, जब पूर्व सांसद कांग्रेस के साथ रहे, जो 4 पार्टियां बदल चुके हैं, अशोक तंवर, वो अचानक कांग्रेस में वापसी हो जाती है उनकी, और उसके बाद एक नई बहस देखने को मिल रही है, क्योंकि दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान ऐसे में कुमारी शैलजा
फैक्टर वो भी ये यहाँ के हाँ गया, उसको भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी। वो कितना असर डालेगा बड़े सवाल है, लेकिन एक बड़ा चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है हरियाणा का, ये कहा जा रहा है। और इसलिए जेजेपी चंद्रशेखर की पार्टी का गठजोड़ है, आईएनएलडी और बीएसपी का गठजोड़ है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस मुकाबले में अलग अलग कोनों से ये मुकाबला लड़ा जाना है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहने वाला है। कांग्रेस 10 साल के बाद वापसी के लिए पूरी तरीके से तैयारी करती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है, उसको ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। लेकिन तमाम चुनावी समीकरण और जिस तरीके से धराशायी होते हुए देखे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी परिणाम जब आए थे चौंकाने वाले, तो उसके बाद हरियाणा में जो वोकल वोटर माना जाता है, जो ये तय कर लेता है कि वो किस तरफ जाना है, ऐसे में हरियाणा का वोटर ये तय करेगा कि उसको किस तरफ जाना है। लेकिन एक बड़ा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला कल देखने को मिलेगा, जिस पर तमाम निगाहें रहने वाली हैं। बिल्कुल प्रदीप जी हमारे साथ अनिल जी भी बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अनिल जी, जिस तरह से देखें कि कल मतदान होना है 5 अक्टूबर, जिसका सभी को इंतजार, तो सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस बीच अगर हम बात करें तो कई बड़े दिग्गज नेता है जिनकी साख यहाँ पर दांव पर लगी। चाहे अगर हम बात कर ले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि लाडवा से है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से, अभय सिंह चौटाला, तो ये कई बड़े दिग्गज नेता है जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल, बड़े नेताओं की जो अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी खड़े हैं, और उसमें से काफी उम्मीदवार निर्दलीय के जीतने की उम्मीद है। टोटल जो विधानसभा के उम्मीदवार खड़े हैं इस समय 1031 हैं, और 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और 2,03,54,350 मतदाता 1031 उम्मीदवारों के भाग्य निश्चित करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में कितनी पोल परसेंटेज रहती है और किस तरफ मतदाताओं को रुझान रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 200 कंपनियों के साथ साथ हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब ये अंतिम पड़ाव बचा है, एक दिन का इंतजार है, सभी को करना है, सभी पार्टियों को करना है एक दिन का इंतजार, यानी कि जो रात है काफी मुश्किल से बीतेगी। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएंगे, और पूरी तैयारी अगर हम बात चुनाव आयोग की कर ले तो उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो वो किस तरह से रखी गई है? जी बिल्कुल, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, और जितनी भारत निर्वाचन आयोग से कंपनियां मांगी गई थी हरियाणा को उतनी कंपनियां मिली हैं। 225 कंपनियों की मांग की थी, और 225 कंपनी ही गृह मंत्रालय ने हरियाणा को दी हैं। और इसके साथ साथ पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे, होमगार्ड के भी जवान तैनात होंगे। और इस चुनाव में 1031 उम्मीदवार हैं, और 930 पुरुष हैं और 101 महिलाएं हैं, और 464 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल अनिल जी हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी बने हुए, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताते चले कि कल मतदान होना है, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कल शाम 5 बजे से टोटल टीवी का जो एग्जिट पोल है सबसे करेक्ट कल शाम 5 बजे से जारी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर जो दर्शक है उनको भी ये जानकारी साझा करना चाहेंगे कि टोटल टीवी पर सबसे ज्यादा जो एग्जिट पोल है, सबसे सटीक एग्जिट पोल है, शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम और ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार से। महेश, जिस तरह से देखें कि कल मतदान होना है, लेकिन इस बीच अगर हम दोनों पार्टियों की जो प्रमुख पार्टियां हैं हरियाणा में, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की अगर बीजेपी की बात करें तो डबल इंजन की सरकार के काम को लेकर और प्रदर्शन के आधार पर लगातार वोट बीजेपी मांग रही है, और कांग्रेस लगातार आरक्षण, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद, इन सभी मुद्दों को लेकर हमलावर है। और जो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में साफ तौर से देखने को मिला है, युवा, महिला, किसान, दोनों पार्टियों के ही घोषणा पत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा फायदा किसको मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, यकीनन भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकमेंसी का सामना करना पड़ा है। हालांकि
यहाँ कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी हालात जो कांग्रेस पार्टी के थे वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। और डॉक्टर अशोक तंवर ने जिस तरीके से एन मौके पर 2 घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा वो कर रहे थे और 2 घंटों के बाद ही वो राहुल गांधी के पास रैली के मंच पर नजर आए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। तो कह सकते हैं कि यहाँ जो मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती थी, अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ एक माहौल जो है कांग्रेस पार्टी में है, ये कायम करने की कोशिश, ये विचारधारा बनाने की कोशिश की जा रही थी। और मनोहर लाल खट्टर ये कोशिश कर रहे थे कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। लेकिन ऐन मौके पर यहाँ डॉक्टर अशोक तंवर जो कि अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास इस विधानसभा चुनाव में माने जा रहे थे। लोकसभा का चुनाव भी सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लड़वाया, लेकिन अब वो एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस पार्टी से जो अनुसूचित जाति के वोटर्स की बॉन्डिंग लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, उस बॉन्डिंग को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ आई है। और लोकसभा चुनाव का हम जिक्र करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया उसके तुरंत बाद बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है देश भर में आरक्षण को खत्म करना चाहती है, आरक्षण के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। ये साबित करने की कोशिश मोदी से लेकर और तमाम नीचे तक के जो नेता है वो करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जो तस्वीर है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कुमारी शैलजा की खामोशी से जरूर यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स छिटकते हुए नजर आए थे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन एक बार फिर से एकजुटता का संदेश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ तक कि कुमारी शैलजा की तरफ से कायम करने की कोशिश की गई थी। साझी कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे। एक ही रथ पर सवार होकर तमाम नेता जो है हरियाणा के वोटर से वोटों की अपील करते हुए नजर आए थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी का कार्यकाल था उसने एक बीजेपी के वोटर को रिटेन करने का काम किया था। काफी हद तक नुकसान की भरपाई भी नायब सिंह सैनी कर पाए थे, लेकिन उतनी वक्त उनके पास नहीं था, उतना समय उनके पास नहीं था कि वो तमाम घोषणाओं की डिलीवरी कर पाते। तो ऐसे में यहाँ बड़ी तादाद में घोषणाएं तो जरूर नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई। बीजेपी के वोटर को रिटेन करने में भी नायब सिंह सैनी काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन उस हद तक वापसी नहीं कर पाए जितने की जरूरत थी। तो ऐसे में अभी भी अपर एज जो है वो कांग्रेस पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी के चलते देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो टक्कर देती नजर आ रही है। और यहाँ पर एक कवर फायर भी बीजेपी को मिल रहा है। कवर फायर से मेरा अभिप्राय है कि सिरसा लोकसभा सीट का मैं जिक्र करूं, सिरसा जिले का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर सबसे कमजोर उम्मीदवार जो है बीजेपी ने उतारने का काम किया। जब रणनीति को समझने की कोशिश की गई तो जानकारी ये दी गई कि बीजेपी ने यहाँ पर पास दिया है इंडियन नेशनल लोकदल को, जिसका फायदा जो है सिरसा शहरी सीट पर गोपाल कांडा को और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल को देने की कोशिश की गई है। काफी सारी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जो कि बीजेपी से भी अलग होकर आए हैं और कांग्रेस पार्टी के काफी सारे निर्दलीय जो चुनाव मैदान में हैं वो भी यहाँ पर बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां हैं वो आसान बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ काफी पॉजिटिव चीजें भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और नेगेटिव चीज का जिक्र करें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। तो सकारात्मकता भी बीजेपी के साथ काफी ज्यादा है, लेकिन नकारात्मकता भी वोटर्स में बनी है। इसी वजह से थोड़ा सा डैमेज यहाँ पर बीजेपी को झेलना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी इसी बूते अपर एज पर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में नुकसान इस बात का है कि ज्यादा बड़ी तादाद टिकटों के दावेदारों की थी, किसी एक को टिकट मिला है और बाकी पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल अमेश जी, फिलहाल हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी बने हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र, अगर जिस तरह से यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर कुछ घरानों की, ऊंचे घरानों की, तो वहां पर किसी के बच्चे तो किसी का भाई तो किसी की पत्नी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो किसी का अगर पति की बात करें तो गैंगस्टर है, किसी का पिता सांसद रह चुका है। तो क्या इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि किसी के जो परिवार वाले वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें श्रुति चौधरी की, अनुराग ढांडा की, विनेश फोगाट की, तो तमाम ऐसे जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। इसका फायदा कितना मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए जया, चुनाव अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि बस डू और डाई दोनों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और तीसरा पक्ष वो है निर्दलीय और जो गठबंधन है। कल मतदान शुरू हो जाएगा, अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जहां तक ये जोड़ तोड़ की बात है, अशोक तंवर के आने से क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा जिस तरीके से आए हैं, जिस समय के साथ, जिस नियत के साथ आए हैं, उनको शायद लगा कि बीजेपी में उनका दाव नहीं चला, चुनाव हार गए, कुछ दिन पहले आए, उनको
पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वा दिया, जीत नहीं सके। उनको शायद संभावना कहीं कांग्रेस की नजर आ रही थी कि मुख्य धारा में लौटना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ आया जाए। तो अशोक तंवर ने जो किया, उनके आने से ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे को लगता नहीं है। थोड़ा बहुत मामूली फर्क पड़ सकता है, ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे को नहीं लगता ऐसा ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। विनेश फोगाट की बात करें, वो सितारा हैं, उनके साथ ये हमदर्दी भी हो सकती है कि ओलंपिक के मेडल से चूक गए। एक बेटी होकर, एक साधारण परिवार से होकर उसने एक्सेल किया है। लड़कियों को, लाखों लड़कियों को ये रास्ता दिखाया है कि आप हिम्मत ना हारें, लड़की होने के बाद भी आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उससे देखिए उसको फायदा तो मिलेगा, महिला होने का भी फायदा मिलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन होने का भी फायदा मिलेगा, और जिन परिस्थितियों में राजनीति में आना पड़ा उसका भी मेरे को लगता है फायदा जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे क्योंकि कल मतदान होना है। सभी जो से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और 1031 प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है कल एक बक्से में बंद हो जाएगा। बहरहाल आपको बताते चले कि सभी पार्टियों की तरफ से पूरी जोर आजमाइश की गई, चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी कर ली है और कल नतीजे यहाँ पर माफ कीजिएगा कि कल वोटिंग होने जा रही है, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आपको अगर एग्जिट पोल जानना है तो सबसे सटीक जो एग्जिट पोल है वो कल शाम 5 बजे टोटल टीवी पर देखना बिल्कुल भी ना भूले। 90 विधानसभा सीटों पर हमारे सहयोगियों की नजर लगातार बनी होगी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं हर एक अपडेट के साथ। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि कल मतदान होना, सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं और अलग अलग पार्टियों की तरफ से बीजेपी की अगर बात करें तो अलग यहां पर कई तरह के चुनावी वादे करती हुई बीजेपी नजर आई। तो कांग्रेस की बात करें तो 7 गारंटियां कांग्रेस ने अपनी दे दी और आम आदमी पार्टी ने भी कई चुनावी वादे यहां पर सामने जनता के रखे। अब देखना होगा कि किनके वादे, किनके दावे जनता को लुभा पाते हैं। देखिए, एक बड़ा मुकाबला और उसका काउंटडाउन चल रहा है। अगर आपको पिछले सवालों की तरफ लेकर चलूं जो आपने हमारे सहयोगी से पूछे हैं, वोट परसेंटेज एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। इस चुनावी मुकाबले में बने रहने के लिए जरूरी है कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको कैसे साथ किए, और इसलिए हम देख रहे हैं कि कल जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को लेकर बड़े फैसले किए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में किसान सम्मान निधि उसका ऐलान करेंगे। तो ये जरूर है कि किसानों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बड़ी चुनौती लगातार बीजेपी के लिए राज्य में बनी हुई है। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में अगर देखें आंकड़े, अगर वो देखें तो चौंकाते हैं कि वोट शेयर जो है लगातार गिरा है। साल 2014 की बात करें 43% से घटकर साल 2019 में चुनाव में 36.49% का ये प्रतिशत रहा है। इसी तरह लोकसभा में अगर देखें तो पार्टी का वोट शेयर गिरा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.21% था, तो वो गिरा है। हाल के चुनाव जो हुए 2024 में 46.10 ये रहा है। तो ये वोट परसेंटेज जो घटा है और इसकी भरपाई कैसे, और इसका असर जो पड़ा है हमने देखा है लोकसभा में जो 5-5 का मुकाबला रहा, उसमें माना गया कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन कांग्रेस कई सीटें अपनी खुद की अंदरूनी वजह से हार गई, ये कहा गया और इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये भी मांग की गई थी। अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिली थी, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने इस गुटबाजी को थामा है, क्योंकि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा वफादार और खासतौर से 10 जनपद की वो रही हैं, उन्होंने भी इस परिस्थिति को समझा है कि उनकी नाराजगी पार्टी का नुकसान करा सकती है। लिहाजा उन्होंने इस वक्त अपनी नाराजगी तो जताई इस बार के चुनाव में और खुलकर कहा कि वो सीएम बनना चाहती हैं, लेकिन पार्टी का नुकसान ना हो ये भी ध्यान रखा, और इसलिए उन्होंने बीजेपी को कड़ा जवाब दिया जब उनको ऑफर की बात आई, शामिल होने की बात आई। ये बीजेपी के लिए किरकिरी करा गया ये बयान जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का था, और इसलिए बीजेपी ने मनोहर लाल से ये हिदायत भी दी कि वो इस तरह की बयानबाजी से बचे, ये सूत्रों ने दावा किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस चुनावी मुकाबले से जुड़ी हैं। अब जैसे जैसे चुनावी रण आगे बढ़ रहा है और कल का तो वोटिंग का बड़ा मुकाबला है, जनता जनार्दन को फैसला करना है, और हरियाणा की राजनीति का जो मिजाज अब तक देखने को मिला है, खुलकर वो जाहिर करते हैं कि वो किस तरफ है या हवा का रुख किस तरफ है। अगर देखें तो हरियाणा में इस वक्त जिस तरीके हालात दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के लिए कमोबेश एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। जिस तरीके से आंदोलन की बात हुई है, एमएसपी गारंटी कानून, इसको लेकर राहुल गांधी ने जो अंतिम समय में जिस तरीके से चुनावी कैंपेन किया है, उनको जो वहां पर भीड़ उमड़ी है, ये भी कांग्रेस उत्साहित है। और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत तो झोंकी, लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियों में वो जोश फरोश नजर नहीं आया। ये
राजनीतिक विश्लेषकों ने माना, और इसलिए अंतिम समय में अमूमन मानी जाती है बीजेपी पूरा जोर लगाती है। लेकिन हरियाणा के चुनावी मुकाबले में ये चौंकाने वाला समीकरण रहा कि वहां पर जो अंतिम 2 दिन का प्रचार था उसमें कोई बड़े नेता, यानी प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो नहीं दिखे हैं, बीजेपी अध्यक्ष नहीं दिखे हैं, और इसीलिए इसको लेकर नए सिरे से विश्लेषण हो रहा है। जरूरत है हरियाणा का एक बड़ा चुनावी मुकाबला, और इसको साधने के लिए पूरी जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस इस चुनावी मुकाबले में अपने लिए अच्छे अवसर देख रही है। अन्य जो दल हैं वो भी इस मुकाबले में एक फैक्टर साबित होंगे, कई सीटों पर असर डालेंगे, और ये जीत हार का अंतर बन सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो निर्दलीयों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर कई निर्दलीयों को खड़ा किया है, ये सूत्र दावा करते हैं। तो उनके समीकरणों पर भी, उस सीट के समीकरण पर भी बीजेपी नजरें जमाएगी, और वो कमोबेश चुनाव के बाद बनने वाले समीकरण के लिए अहम साबित हो सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा, लेकिन सभी की बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस बीच लगातार 8 अक्टूबर पर भी टिकी हुई है, क्योंकि 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले कल मतदान होना है। बहरहाल हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखे कि जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर बात भी कर रहे थे, यहाँ पर प्रदीप कुमार ने ये कहा कि बीजेपी के जो कल दिग्गज नेता है वो नहीं दिखाई दिए मैदान में, क्योंकि कल जिस तरह से देखे कि आखिरी जो प्रचार है, आखिरी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोग हैं, आम जनता है, उनके दिल पे और दिमाग पे छाप छोड़ जाती है। क्योंकि कल अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में रहे हैं और जमकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तमाम चुनावी दावे वादे किए। और बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में नजर आए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें जेजेपी की, तो दुष्यंत चौटाला और आईएनएलडी के अभय चौटाला जैसे चेहरे मैदान में नजर आए हैं। देखिए जया, प्रचार की बात करें तो मेरे को लगता है बीजेपी का प्रचार नंबर 1 रहा है जी। उसमें प्रधानमंत्री 4 बार आए हैं हरियाणा में, 4 रैलियां अलग अलग टाइम पे की हैं जब जम्मू कश्मीर से आए। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगे, 3 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 4 बार आए, अमित शाह, राजनाथ सिंह। मतलब प्रचार में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सबसे आगे रही है। क्योंकि बीजेपी हुंकार भरी है कि सरकार रिपीट करनी है, बीजेपी सरकार बनानी है। इस स्थिति में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आए हैं, 4 दिन की रथ यात्रा भी लाए, उससे पहले भी आए हैं। लेकिन कांग्रेस की देखें तो कांग्रेस के ज्यादातर भूपेंद्र, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान, जो 3 बड़े नेता है कांग्रेस के प्रदेश के, उन्होंने मोर्चा संभाले रखा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री तक कई बार आए हैं। जेजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम, जो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा सितारा है पार्टी का, उन्होंने भी प्रचार किया। लेकिन जेजेपी की पानीपत ग्रामीण की बात करूं तो परसों ही जो जेजेपी का कैंडिडेट था वो मैदान छोड़ गया, बीजेपी में शामिल हो गया। तो जेजेपी की संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभावनाएं हैं वो मेरे को लगता है कम है संभावनाएं। जेजेपी के मुकाबले आईएनएलडी मेरे को लगता है मजबूत है, कुछ अच्छा स्कोर कर सकती है। तो ये जो समीकरण बने हुए हैं, देखिए मुख्य मुकाबला ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का है और कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। जहां जहां त्रिकोणीय मुकाबला है वहां बीजेपी को बढ़त या बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये मेरे को लगता है कि जो दलित वोटर्स हैं, दलित वोटर्स ज्यादातर एक जगह पे जाते हैं, झुकाव उनका एक तरफ होता है, या 60-40 या 20-80 भी हो सकता है। और दूसरा जाट कम्युनिटी जो एक आक्रामक तरीके से राजनीति करती है, जाट कम्युनिटी के लोग क्या फैसला लेते हैं, और जो एक साइलेंट वोटर्स है जो आखिर तक बोल नहीं रहा, उसके मन में है, साइलेंट वोटर्स का झुकाव किधर जाता है, उनका फैसला क्या होता है। और अब तो कुछ घंटे की बात है, 24 घंटे से भी कम समय, कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। तो ये सारी जो स्थितियां बनी हुई हैं, आजकल किसी से भी आप बाजार चले जाओ, चौक चौराहे पर, मोहल्ले में, कहीं भी, फैक्ट्री में भी, सवाल लोगों का ये नहीं पूछते आपका हालचाल क्या है, बच्चे आपके कैसे है, पूछते क्या माहौल है, क्या चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है। मतलब लोगों की जुबान पे है। और ये वो समय आ गया है जहां डू और डाई की स्थिति है, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, जो गठबंधन है उनके लिए, और जेजेपी के लिए, और आईएनएलडी में खासतौर पे जो ओरिजिनल है, जिनको ये कहा जाता है जेजेपी आईएनएलडी ये नर्सरी है नेताओं को
पैदा करने की, डेवलप करने की। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं, कवि चौधरी, देवीलाल जो थे, बड़े नेता, उप प्रधानमंत्री तक बने, मुख्यमंत्री बने, मतलब इनेलो को नेताओं की नर्सरी कहा जाता है, जहां से दाव पेच सीखकर आगे बढ़ते। आज बहुत सारे कांग्रेस में है, बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं जो इनेलो की नर्सरी से निकले हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य दाव पे लगा हुआ है। बिल्कुल, कई बड़े नेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, लेकिन नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। बहरहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र जी, प्रदीप जी, अनिल जी, महेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। बहरहाल आपको, अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और सभी 90 विधानसभा सीटों पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी निगाहें टिकी रहेंगी। एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और शाम 5 बजे से सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ टोटल टीवी पर आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ और नतीजों का अगर आप जानना चाहते हैं, रुझान से लेकर अंतिम रिजल्ट तक एक जानकारी 8 अक्टूबर तक आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल भी टोटल टीवी देखना ना भूले। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।